वेलकम फ्रेंड्स। आज हम प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए उपयोगी कुछ पॉलिटी के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। टॉपिक है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो इस टॉपिक से संबंधित कुछ एमसीक्यू, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम देखेंगे, इस वीडियो में सुनेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं। पहला है, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव 1600 के चार्टर द्वारा डाली गई तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी इसी 1600 ईस्वी के चार्टर द्वारा की गई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य सूरत से प्रारंभ किया। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थे। रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किया गया। कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में की गई। एक्ट पास हुआ था 1773 में और उच्चतम न्यायालय जो बना था वो 1774 में बना था। गवर्नर जनरल एवं उसकी 24 सदस्यीय परिषद में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंध शक्ति निहित थी। कोलकाता स्थित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। वह अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमास्टर एवं हाइड थे। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की परिषद में 4 सदस्य फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं वारवेल सम्मिलित थे। पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा ही कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अंग्रेजों को भारत में आकर बसने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया और भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया तथा उच्चतम न्यायालय की राजस्व अधिकारिता भी इसी एक्ट के द्वारा समाप्त कर दी गई। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1786 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को सर्वप्रथम
मुख्य सेनापति एवं गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गईं। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देना निर्धारित किया गया। 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति एवं भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय निर्धारित किया गया। फिर से सुनते हैं। 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति एवं भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय निर्धारित किया गया। भारत में सर्वप्रथम शासन के केंद्रीकरण, दास प्रथा को गैर कानूनी एवं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 1833 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान तथा अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, व्यापार करने एवं बसने की स्वतंत्रता इसी अधिनियम द्वारा प्रदान की गई। 1833 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठन किया गया। 1833 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1853 के अधिनियम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति का आधार बनी और इस अधिनियम के अंतर्गत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। वायसराय लॉर्ड कैनिंग को भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। 1858 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया एवं भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। 1858 अधिनियम के द्वारा ही भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया और भारतीय मामलों पर सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण तथा प्रतिनिधि शासन की शुरुआत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी तथा भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। अतः भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ
भारत परिषद अधिनियम 1892 में ही दिखाई देता है। सर जॉर्ज अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध करके भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया गया। सन 1909 में भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। लियोनस कर्टियस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायार्की में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किया था, अतः इनको ही द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। लियोनस कार्टियस द्वैध शासन के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना तथा केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। द्वैध शासन की असफलता की जांच के लिए सर अलेक्जेंडर मोडीमैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। 1919 के अधिनियम द्वारा सिखों पर सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली आरोपित की गई। 1919 में भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना बंद कर दिया गया और इसी समय सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रस्तावना विहीन था, क्योंकि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था, परंतु भारत में संघीय सरकार स्थापित नहीं की जा सकी, क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुईं। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। इस संघीय न्यायालय को 3 प्रकार की अधिकारिता, पहली अधिकारिता प्रारंभिक अधिकारिता, दूसरा अपीलीय अधिकारिता एवं परामर्शदात्री अधिकारिता प्राप्त थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया, जबकि प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था अपनाई गई। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया, जिसमें संघ सूची 59 विषय थे, 59 सब्जेक्ट। दूसरी सूची राज्य सूची थी, जिसमें 54 विषय 54 सब्जेक्ट एवं
समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट थे। तो 3 प्रकार की सूचियां, संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय सब्जेक्ट्स थे। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए सन 1935 के अधिनियम द्वारा इसमें आंग्ल भारतीयों, एंग्लो इंडियंस, ईसाइयों, यूरोपियों एवं हरिजनों को भी सम्मिलित कर लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया और भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। संविधान सभा के कुल सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त 3 समुदाय सामान्य जन, मुस्लिम एवं सिख थे। क्रिप्स मिशन सन 1942 को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एवं ईवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना प्रमुख थे। भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। एकमात्र रियासत हैदराबाद थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर सन 1946 को किया गया, जिसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जुलाई 1946 में 296 स्थानों के लिए संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ। सर्वप्रथम M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा की गई। 18 जुलाई सन 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर से 7 तथा त्रावणकोर से 6 रियासतों के थे। मैसूर से 7 तथा त्रावणकोर से 6 इन दोनों रियासतों के थे। 1946 के चुनाव के पश्चात बंगाल में मुस्लिम लीग ने प्रधानमंत्री H.S. सोहरावर्दी के नेतृत्व में सरकार बनाई। डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ है शासन करना या शासित प्रदेश। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है।
ब्रिटेन की महारानी का स्वदेश अथवा विदेश में स्थित वह क्षेत्र जिस पर महारानी का शासन था, डोमेनियन या राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में जाना जाता था। ऐसी परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मुख्य रूप से शासन कार्यों को संचालित करने के लिए चुना था, उसे प्रीवी काउंसिल कहते थे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक देखा कि किस प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान का उदय हुआ। आज की इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।